दोस्तों, आज मैं टू विंडो से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। टू विंडो में तो आपको सारी चीजें एकदम से पता चल जाती है ना, वो कॉन्ट्राडिक्शंस, जो कन्फ्लिक्ट है, तो उसी से शुरू करता हूं। ये टू विंडो है। क्या आपको पता है कि जब गांधी परिवार की सरकार सत्ता में नहीं होती है, जी हां, गांधी परिवार सत्ता में नहीं होते हैं, जब इनकी सरकार नहीं होती है, तो वो किसानों से क्या वादा करते हैं? आपको पहले सुनाता हूं एकदम लेटेस्ट बाइट से, जब विपक्ष में होते हैं। सुन लीजिए। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। सुन लिया आपने? राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दे देंगे। मगर क्या दोस्तों आपको यह पता है कि जब इसी गांधी परिवार की सरकार सत्ता में होती है तो वो सरकार क्या कहती है? भूल गए होंगे आपको। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पेट्रोलियम में ही इतना हमने दे दिया है। वो ऐतिहासिक बयान भी आपको मनमोहन सिंह का सुना देता हूं, सुन लीजिए। पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। देख लिया आपने, एक जब विपक्ष में है तब कैसी भाषा, और जब सत्ता में होते हैं तब कैसी भाषा। और अब तो किसान आंदोलन हो रहा। मगर यह भी समझ लीजिए दोस्तों कि जिस स्वामीनाथन आयोग को इन्होंने बनाया, जिसकी मांग आज किसान कर रहे हैं, वो तो इन्हीं की सरकार ने बनाया और उसी समय रिपोर्ट भी आ गई। और उसकी रिपोर्ट को इन्होंने, इनकी सरकार ने और गांधी परिवार ने भी दबाव नहीं डाला, कुछ नहीं कहा। 10 साल तक लागू नहीं की उस रिपोर्ट को। आप सोचिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से दोस्तों, किसानों को अगर ये रिपोर्ट लागू की गई तो 17 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 17 लाख करोड़ रुपए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और इनकी सरकार में जानते पूरे देश का कुल बजट कितना था? 13 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ किसानों की मांग 17 लाख करोड़ और पूरे देश की कमाई 13 लाख करोड़ रुपए। अब ऐसे में किसानों की जो मांग है उसकी हकीकत क्या है, आप समझिए ना, कैसे करेंगे? और इसीलिए कल से जो किसानों के हंगामे के विजुअल और तमाम चीजें और सारे नैरेटिव्स जो आ रहे हैं ना, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इन किसानों की 10 मांगे क्या है, उसमें भी कई भाग हैं। आज इस वीडियो में इसी की पड़ताल करूंगा, रिसर्च के साथ। वो सारी चीजें, सारी मांगे और उसकी हकीकत आज आपको जानना जरूरी है। बड़ी मेहनत से निकाला, एक एक मांग को आप जरूर देखिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज 14 फरवरी है दोस्तों। 14 फरवरी जब राजनीतिक रूप से हम कहते हैं तो एक विशेष दिन है। क्यों जानते हैं? पिछले 2019 के चुनाव के काल को याद कीजिए। 14 फरवरी को ही पुलवामा में हमला हुआ था, बड़ी साजिश, और उसके बाद तमाम नैरेटिव्स। आज भी 14 फरवरी है, चुनाव से पहले का बस कुछ ही दिन, अब तो महीने भर भी नहीं है नोटिफिकेशन जारी होने में। और उसके बाद किसान पंजाब के, हरियाणा के कुछ और हिस्सों के हो सकते हैं, वो सारे दिल्ली में जमना चाहते हैं। और उसके बाद हंगामा, तमाम चीजें। दोस्तों, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी मांग है। 10 मांगे हैं मुख्य रूप से, मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, जो दिल्ली आना चाहते हैं। और उसमें कई सारे माने सब पार्ट भी है, लेकिन एक एक हिस्से को कि इनकी मांग कितनी जायज है, इसका लेखा जोखा आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आपको सारी चीजें पता चल सके। ये 10 मांग जो आप देख रहे हैं ना, इसमें पार्ट 2, पार्ट 3 भी है। वो सारी चीजें दोस्तों और रिसर्च के साथ, ताकि आपको समझ में आए कि क्या इस देश में
सिर्फ ये जो किसान मांग कर रहे हैं वही एक मांग है, बाकी इस देश में और कोई नहीं रहता। तो एक एक मांग पर आपको बता रहा हूं। सबसे पहले पहली मांग और उसकी हकीकत। संयुक्त किसान मोर्चा जो अराजनैतिक लिख रहे हैं और किसान मजदूर मोर्चा के मांग पत्र के अनुसार पहली मांग है कि हर फसल के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाए और इस गारंटी के लिए कानून बनाया जाए। इसी मांग के साथ यह भी मांग रखी है कि स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले C2 प्लस 50% को अपनाया जाए। यही मांग है। अब यह सवाल उठता है दोस्तों कि यह मांग कितनी जायज है। आज सरकार करीब 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, पहले नहीं होता था। सरकार ने 2018 से एमएसपी देने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट CACP के द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के आधार पर लागू कर दिया और इसमें फसलों की जो एमएसपी है वो लागत का 1.5 गुना हो गई। ऐतिहासिक काम दोस्तों। लेकिन किसान संगठन क्या मांग कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। सरकार को लागत में उस जमीन के किराए को भी जोड़ना चाहिए जिस पर वो खेती करते हैं। साथ में खेती के लिए अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्यूबवेल वगैरह इत्यादि होता है उसका भी किराया जोड़ा जाए। और यही नहीं, किराए पर जमीन लेकर खेती कर रहा जो उसे भी जोड़ा जाए। और यदि इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए तो जिस कानूनी एमएसपी को लागू किया जाएगा उसमें भारत का जो बजट है, पूरा बजट, वो आधे से ज्यादा खर्च हो जाएगा। अब साल 2020 के आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो सरकार को किसानों की मांग के अनुसार एमएसपी देने में करीब 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 17 लाख करोड़ रुपए, बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर आप 2023-24 का बजट देखें दोस्तों, जो करंट बजट है, तो सरकार की कुल कमाई कितनी है पता आपको? 27,16,281 करोड़। 27,16,281 करोड़। अब इसमें भी थोड़ा सा मैं इसको बाइफरकेट करता हूं। इसमें शिक्षा पर 1,13,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा रक्षा पर बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, देश भी तो सुरक्षित होना चाहिए, 5,94,000 करोड़ रुपए यानी 6 लाख करोड़। 89,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य पे, हेल्थ भी तो चाहिए सबको, मुफ्त में चाहिए, आयुष्मान भारत। सड़क और रेल पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कुल कमाई 27 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए दोस्तों, यदि आज के हिसाब से भी किसानों को सिर्फ एमएसपी में 17 लाख करोड़ रुपया दे ही दिया जाए, जो ज्यादा नहीं है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट में, तो कितना बचेगा टोटल? 10 लाख करोड़ रुपए। तो 10 लाख करोड़ रुपए में देश की सेना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, पुल, उद्योग, क्या होगा? क्या ये देश या सरकार इस मांग को मान करके ये देश उसी हाल में नहीं पहुंच जाएगा जहां पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत है? जो आप सोचिए। अब आपको मैं एक नमूना दिखाता हूं। अभी आपको मैंने राहुल गांधी के बयान सुना है ना, वो बोल रहे हैं हम देंगे जी। कैसे भड़काते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, ये भड़का रहे हैं। यूपीए के शासनकाल के अंतिम साल जो कांग्रेस की सरकार थी 2014-15 में, सरकार को राजस्व से कुल आमदनी, पूरी आमदनी सिर्फ 13 लाख करोड़ रुपए थी। आप सोचिए, और ये बोल रहे हैं कि हम 17 लाख करोड़ रुपए दे देंगे। ये तो मोदी सरकार ने इतना परिश्रम किया कि देश की जो आय है वो 27 लाख करोड़, और इन्होंने टारगेट रखा है अगले साल 30 लाख करोड़ करने का। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति को कड़े परिश्रम और ईमानदार नीति के साथ इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, क्या आपको नहीं लगता कि इसे अराजकता की ओर धकेलने की ये नई कोशिश है, साजिश है, जो कांग्रेस के शासनकाल में भी थी? अब दूसरी मांग और हकीकत को भी देख लेते हैं। इनकी दूसरी मांग पर नजर डालिए। इसमें यह मांग कर रहे हैं कि किसानों के सभी ऋण को माफ कर दिया जाए, सबको जितना कर्ज लिया है,
हालांकि वैसे मैं कहूं तो यह वादा तो केजरीवाल ने पंजाब के चुनाव के समय किया था किसानों से, और वही तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह वादा केजरीवाल का है दोस्तों। लेकिन छोड़िए, ये लोग तो फिर से भड़काने में लग गए। आपको एक हकीकत दिखाता हूं, पड़ताल करते हैं इसका। पहले यह समझिए कि देश के किसानों से बैंकों ने कितना कर्ज ले रखा है। देश के हर किसान परिवार ने बैंकों से औसतन करीब 2,03,000 रुपए का लोन लिया है। 2,03,000। और सरकार किसानों को मुफ्त में ऋण देने की व्यवस्था हर बजट में करती है, जिसका नतीजा है कि हर किसान परिवार बैंकों से ऋण ले रहा है। सरकार इसकी व्यवस्था करती है दोस्तों। और 2022 तक किसानों ने 2015 की तुलना में 53% अधिक ऋण लिया। इस तरह से 2015 में जहां किसानों ने बैंकों से 12 लाख करोड़ रुपए लिए थे, वहीं 2022 तक ये आंकड़ा 18 लाख करोड़ से अधिक हो गया। 18 लाख करोड़ का कर्ज। और इस तरह से ये ऋण 2023 तक बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 21 लाख करोड़। अब इस तरह से ये किसान 21 लाख करोड़ से अधिक का ऋण पूरी तरह से माफ करने की मांग कर रहे हैं। पूरा। अब आप सोचिए, बड़े ध्यान से सोचिए कि पूरे देश की कमाई ही 27 लाख करोड़ है, उसमें 21 लाख करोड़ का ऋण माफ कर देंगे तो देश की क्या हालत होगी। हर साल 17 लाख करोड़ का इनको एमएसपी चाहिए और 21 लाख करोड़ का ऋण माफ कर दो। सोचिए बड़े ध्यान से। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों ने राज्यों की आर्थिक स्थिति समझने के बाद भी किसानों की आमदनी बढ़ाने की नीतियों को अपनाने के बजाय सत्ता पाने के लिए लोन माफी का वादा चुनाव में करने लगे। यही वादा मैंने आपको दिखाया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के किसानों से किया, पूरा नहीं कर सके। और आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार ने भी किया था पंजाब के किसानों से, वो भी नहीं कर सकी, कर ही नहीं पाएंगे। तो ये मांग कितनी जायज है आप खुद सोचिए। अब तीसरी मांग में 3 है, भाग 1 उसकी हकीकत। इस पर नजर डालिए। इसमें यह मांग है दोस्तों कि देश भर के उन सभी किसानों पर से मुकदमे वापस लिए जाएं जो किसान आंदोलनों के दौरान किए गए हैं। साथ ही जो किसान या मजदूर इन आंदोलनों में मारे गए हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए और उनके परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। यही नहीं, 2020-21 में दिल्ली किसान आंदोलनों में शहीद हुए किसानों के स्मृति स्थल बनाने के लिए दिल्ली में जमीन दी जाए। अब आप सोचिए बड़े ध्यान से। वैसे तो ये मांग किसानों के हितों से अधिक राजनीतिक को साधने के लिए की गई। इसमें लखीमपुर खीरी मामले का भी तुरंत निपटारा करने की बात कही गई है। इनमें से कई बातों पर सरकार पहले से ही काम कर चुकी है। लेकिन आप सोचिए, ये गजब का नैरेटिव है और आंदोलन है दोस्तों कि पूरे आंदोलन में इतना सारा कुछ हुआ, लाल किले तक पर इन लोगों ने हिंसा किया, पूरे आंदोलन में एक भी गोली नहीं चली, लेकिन कहां कौन से किसान शहीद हुए आज तक वो आंकड़ा नहीं आ पाया। ये बोलते जरूर। खैर, तीसरी मांग पे आइए। तीसरी मांग का जो भाग 2 है उसकी हकीकत। इसी में एक और मांग की गई है कि देश में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पारित न किया जाए। अब आपको इसकी हकीकत बताता हूं। सरकार देश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के लिए वैसी सुविधा देना चाहती है जैसा कि मोबाइल और इंटरनेट में मिल रहा है। इसलिए सरकार ये बिल लाना चाहती है ताकि देश प्रगति की राह में आगे बढ़े। लेकिन इस कदम का विरोध करके किसान देश को 2014 से पहले वाली हालत में पहुंचाना चाहते हैं, जब शहरों और गांवों में 15 से 16 घंटों की बिजली कटौती होती थी। भूले नहीं होंगे आप। 2014 में पहले जहां गांव में औसतन 12.5 घंटे बिजली मिलती थी, आज ये 22.5 घंटे मिल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण देश में बिजली हर गांव में ही नहीं पहुंची है, बल्कि देश में बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। आज सरकार देश में 1 करोड़ गरीब परिवारों को दोस्तों 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए सोलर रूफटॉप की योजना पर काम कर रही है, लागू कर रही है। इस देश की इस मजबूत स्थिति को यह आंदोलनकारी अपनी मांग से क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? आप सोचिए। अब इसी तीसरी मांग का भाग 3 में आइए।
इसके साथ एक और मांग जोड़ दी गई है। यह मांग यह है कि किसानों को पॉल्यूशन कानून से बाहर रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि उन किसानों को एमएसपी की सुविधा न दी जाए जो पराली जलाना बंद नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली के लोग जानते हैं कितनी दिक्कत होती है। आप रिपोर्ट देखिए इसको बड़े ध्यान से। और पंजाब के किसान जिस बड़े पैमाने पर नवंबर दिसंबर के महीने में पराली जलाते हैं, उससे पूरे उत्तर भारत में करोड़ों आबादी का जीना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि स्कूल कॉलेज सब बंद करने पड़ जाते हैं। फिर भी ये किसान पराली जलाना बंद नहीं करते। और केजरीवाल सरकार में तो और बढ़ गया है, पहले से अधिक संख्या में जल रहे हैं। और अब ये मांग रख दी है कि उन्हें इस अपराध को करने की छूट दी जाए। सोचिए, चौथी मांग और हकीकत ये देखिए। इन किसानों की मांग है कि भारत को WTO से बाहर आ जाना चाहिए और दूसरे देशों से कृषि उत्पाद इस देश में ना आ सके, इसके लिए आयात शुल्क को कम किया जाना चाहिए, बल्कि बढ़ा देना चाहिए। और सरकार को देश के किसानों से ही प्रायोरिटी पर सारे उत्पाद खरीदने चाहिए। पर इसकी सच्चाई क्या है यह भी देखिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी देश के किसानों से ही उत्पादों को खरीदने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए WTO में लगातार कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। खुद पीएम कर रहे हैं ऐसा। और WTO से बाहर आने से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, अब अगर बाहर आ गए, मान लीजिए इनकी मांग मान ले बाहर आ जाए, तो क्या होगा भाई? जो खुली हुई पूरी दुनिया की विश्व की अर्थव्यवस्था है, भारत के लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। अब मोदी जी थोड़ा चालाकी से काम कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ का साथ लेकर किसानों के हित के लिए लगातार WTO में काम कर रहे हैं। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, अंतर्राष्ट्रीय नीति है। अब इनकी पांचवी मांग और हकीकत देखिए क्या करते हैं। इनकी मांग है कि किसानों और किसान मजदूरों को 58 साल की उम्र के बाद 10,000 रुपये हर महीने की पेंशन दी जाए। 10,000 रुपये ये इन किसानों को, कि 58 साल हो गया, 10,000 रुपये शुरू। अब देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2019 में ही किसान मानधन योजना शुरू की है। मैं आपको पॉजिटिव नोट के साथ सारी चीजें दिखा रहा हूं। आपको लगेगा कि अरे भैया, जो मेहनत करते हैं उनको भी नहीं मिलता, लेकिन सरकार ने काम शुरू किया। और इस योजना के तहत उन छोटे किसान परिवारों को जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये का मानधन हर महीने दिया जा रहा है। और इस तरह से ऐसे किसानों को दोस्तों 36,000 रुपये एक साल में दिया जाता है। यही नहीं, देश के हर किसान को हर साल 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जाता है, जिसमें छोटे बड़े सभी किसान शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 11 करोड़ किसानों को 16वीं किस्त के लिए, जानते हैं कितना? 2,80,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब सरकार को इनमें से आधे किसानों को, यानी 5.5 करोड़ किसानों को 10,000 रुपये की पेंशन हर महीने देने पड़े, तो हर महीने करीब 7 लाख करोड़ रुपए और एक साल में करीब 84 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और सरकार की कमाई 27 लाख करोड़ है। सरकार की कमाई 27 लाख करोड़ और किसान मांग रहे कितना? 84 लाख करोड़ रुपया। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह मांग देश को किस स्थिति में पहुंचाने के लिए, इसका मकसद क्या आप समझिए। छठी मांग पर आइए। इनकी जो छठी मांग है कि बीमा योजना के लिए फसल को आधार ना बनाया जाए, बल्कि खेत को आधार बनाकर बीमा किया जाए। मगर उनको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि खुद सरकार ने ही इस तरह की बड़ी पहल की है। खुद मोदी सरकार ने 2016 में जिस फसल बीमा योजना को लागू किया, उसमें प्राकृतिक आपदाओं से भी खराब हुई फसलों के लिए किसानों को भरपाई की जाती है। इतना ही नहीं, फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। 7वीं मांग में आइए। इनकी 7वीं मांग है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को लागू किया जाए और सरकार ने राज्यों को इस कानून के तहत जो भी निर्देश दिए उसे रद्द किया जाए। इसका मतलब हुआ कि किसान चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, कि देश में किसी भी प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन बनाने का काम बंद कर दिया जाए।
आपको जानकर हैरानी होगी कि यही मांग दोस्तों सीपीएम के मुखपत्र पीपल्स डेमोक्रेसी में भी उठाया गया है। यानी साफ है कि किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने नहीं है, बल्कि वो एक विचारधारा को लेकर राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। वैसे सभी किसान संगठन अपने को गैर राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन उनके नेता पहले भी चुनावी राजनीति कर चुके हैं और आज एक बार फिर कर रहे हैं। आपको याद है ना पिछली बार क्या क्या कर रहे थे? एक ने तो पार्टी बना ली, चुनाव लड़ लिया, और दूसरे जो है रोलर बिछा रहे थे। खुद कहा है। चलिए 8वीं मांग पर आइए, हकीकत देखिए। इनकी मांग है कि मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए और 700 रुपये की मजदूरी दी जाए। साथ में खेती के काम को भी मनरेगा में शामिल किया जाए। खेती के काम को आज मनरेगा के तहत दोस्तों जब 100 दिन का काम दिया जाता है तो हर राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हर राज्य में लाखों फर्जी जॉब कार्ड पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में करीब 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड का मामला सामने आया है। वही हाल उड़ीसा में भी है। उसी तरह पंजाब के हर जिले में भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ चुकी है। यानी मनरेगा में खेत के काम को शामिल करके जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए मौका पैदा किया जा रहा है, उसका अंदाजा आज हो रहे भ्रष्टाचार से समझा जा सकता है। किसान संगठनों की यह मांग भी देश के खजाने को लूटने के लिए ही रखी गई है। अब 9वीं मांग पर आइए। इनकी मांग बीज और उसकी क्वालिटी से जुड़ी हुई है, जिस पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। इस पर कोई ऐसा विरोध मुझे नहीं दिखा। ये ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। अब 10वीं मांग आइए और उसकी हकीकत को देखिए। बड़ा विचित्र है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। किसानों ने मांग रखी है कि आदिवासियों के लिए संविधान के 5th शेड्यूल को लागू किया जाए। इसके तहत केंद्र सरकार पर, मैंने जो ये 5th शेड्यूल है इसमें क्या है ये बता रहा हूं, केंद्र सरकार पर उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष योजनाएं चलाने का निर्देश दिया गया है जहां आदिवासियों की आबादी 50% से अधिक है। लेकिन खास बात क्या है जानते हैं? वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की सूची के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली एनसीआर में आदिवासी बहुल कोई भी क्षेत्र नहीं है, कहीं नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है दोस्तों कि ये आंदोलन किसानों के हितों से अधिक किसके लिए है? राजनीतिक हित साधने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। और वैसे भी सरकार ने इनकी अधिकतर मांगे मान ली है। कुछ ही मुद्दों पर विरोधाभास रह गया है, बाकी सब मांग चुकी है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से हंगामा, विरोध और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है। कई तरह से फेक न्यूज भी सामने आ रहे हैं। और कल मैंने शाम को इस पर एक विशेष कहानी दिखाई थी और उससे पता चलता है दोस्तों कि ये जो पूरा आंदोलन जो पंजाब के कुछ संगठन कर रहे हैं, अच्छा पूरे देश के लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक राज्य पूरा मिलाकर अगर कहे, क्या बाकी देश के बाकी जो राज्य हैं वहां के किसान नहीं हैं? आप सोचिए। और इसीलिए ये 10 मांगों को जानना और उसकी रियलिटी को समझना बड़ा जरूरी था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। आप जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। जो भी आपके मन में विचार आते हैं वो जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। साथ ही इस घंटी को दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।